प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत क्या था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी क्या विशेषताएं थी और उसको लेकर जो आलोचनाएं हुई वो क्या थी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर उन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस वीडियो को कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की जो अवधारणा है या सिद्धांत है उसकी क्या आलोचनाएं हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कुछ विचारकों ने प्लेटो के जो आदर्श राज्य के सिद्धांत को लेकर क्या विचार दिए। जो रनिंग थे उनके अनुसार आदर्श राज्य की अवधारणा अव्यवहारिक है। उनका ये मानना था कि जो ये अवधारणा दी गई है और जो ये सिद्धांत है वो अव्यवहारिक है। पॉपर के अनुसार प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण कुछ इस तरीके से किया है कि उसने व्यक्तियों को राज्य के परिप्रेक्ष्य में साधन मान लिया है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेटो ने आदर्श राज्य का जो सिद्धांत दिया जिसमें वो राज्य का निर्माण करना चाहता है और जो राज्य का निर्माण किया उसमें वो व्यक्तियों को एक साधन मानकर काम करता है राज्य के लिए। दोस्तों जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है उसको लेकर कई अन्य आलोचनाएं हुई हैं, जिनमें सबसे पहली है आदर्श राज्य स्वप्निल संसार है। दोस्तों जो प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत है वो अव्यवहारिक माना जाता है और उसे एक स्वप्निल संसार के रूप में देखकर एक स्वप्निल संसार पुकारा जाता है और उसे बादलों में स्थित नगर की संज्ञा भी दी जाती है। दूसरा है स्वतंत्रता का निषेध। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत है उसमें जो राज्य है वो व्यक्तियों को ज्यादा स्वतंत्रताएं प्रदान नहीं करता है, मतलब देता नहीं है। तीसरा है उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा। राज्य की उत्पादन की जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने वाला जो उत्पादक वर्ग है वो उत्पादक वर्ग को अन्य जो उसके दो वर्ग है जैसे कि सैनिक वर्ग और दार्शनिक शासक वर्ग इनकी तुलना में उसे न शिक्षा देता है और न सामाजिक ढांचे में एक उचित स्थान देता है, मतलब कि उनकी नितांत उपेक्षा की जाती है, उन्हें कम आंका जाता है, उन्हें कम अधिकार हैं। दोस्तों चौथा है शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। दोस्तों जो प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत है उसमें कानून और नियम जैसी चीजों का अभाव है और जो दार्शनिक वर्ग है, दार्शनिक शासक का वर्ग है, उन लोगों को इस तरीके से स्वतंत्रताएं दी गई हैं और एक निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है उन्हें। किसी भी व्यक्ति को कितनी भी शिक्षा दे दो, उसे कितना भी विवेकशील बना लो, लेकिन उसे अनियंत्रित शक्ति दे दी जाएगी। तो जो निरंकुश सत्ता का जो ये विचार है उसके मानवीय स्वभाव के अंदर आना वो बहुत ज्यादा नेचुरल है, ये अपने आप आ जाएगा चाहे कितना भी वो विवेकशील हो। दोस्तों पांचवा है कानून की उपेक्षा। आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है उसमें कानून को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। प्लेटो ने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि उसने आदर्श राज्य के सिद्धांत में कानून की उपेक्षा की है, कानून की बात नहीं की है। आगे चलकर लॉज नाम की किताब में उसने इस चीज को स्वीकार किया है। छठा पॉइंट है व्यक्ति और राज्य की समानता पर महत्व। दोस्तों जो प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत है उसमें हमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के समान है, उसकी समानता पर महत्व दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी कठोरता से, जबरदस्ती से लोगों को तीन भागों में बांट दिया गया है, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, दार्शनिक शासक का वर्ग। कुछ इस तरीके से व्यक्ति और राज्य की जो समानता है वो वास्तविकता में है नहीं। सातवां पॉइंट है शासन के लिए आवश्यक तत्व की उपेक्षा। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है उसके अंदर जो कानून है, सरकारी पदाधिकारी हैं और जो दंड देने की एक व्यवस्था होती है उसके बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है। इसका मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलती करता है, गुनाह करता है, तो उसको दंड देने की व्यवस्था के बारे में आदर्श राज्य के सिद्धांत में प्लेटो ने बताया ही नहीं है। दोस्तों इस टॉपिक को समझने में ये वीडियो आपके जरा सा भी काम आया तो वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। अंत में दोस्तों जो अरस्तु है वो भी प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना करता है, जो कि कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला है कि प्लेटो का राज्य में पूर्ण एकता का विचार राज्य के लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी है, क्योंकि राज्य की जो प्रकृति होती है उसका मूल तत्व बहुलता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो राज्य का जो सिद्धांत है उसमें वो एकता पर बल देता है, लेकिन जो राज्य की जो मूल प्रकृति होती है वो बहुलता होती है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है प्लेटो अपने आदर्श राज्य के निम्न वर्ग की उपेक्षा करता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, प्लेटो आदर्श राज्य को तीन भागों में बांटता है और उसमें भी सबसे नीचे वर्ग उत्पादक वर्ग की उपेक्षा करता है, उनको
एक समान अधिकार नहीं मिलते, शिक्षा नहीं मिलती। दोस्तों अगला पॉइंट है, प्लेटो ने पुरुषों में पाई जाने वाली ईर्ष्या की जो भावना होती है उसका अनुमान कम लगाया। उसने दार्शनिक शासक को सत्ता सौंपने की बात तो की, लेकिन जो पुरुषों के अंदर ईर्ष्या की जो भावना पाई जाती है उसका अनुमान सही से नहीं लगाया कि वो हो सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेटो का आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताना। ये शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आ सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। मुख्य रूप से ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है, विवेचना कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, और दोस्तों अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और यह वीडियो आपको इस टॉपिक को आसानी से समझने में काम आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।